गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्यकरण के ऊपर। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पाश्चात्यकरण की अवधारणा और पाश्चात्यकरण की जो कारक हैं उसके लिए पाश्चात्यकरण के उत्तरदायी कारक हैं उनकी चर्चा हमने करी थी कि कौन कौन से तत्व हैं जो पाश्चात्यकरण के लिए उत्तरदायी हैं। आज हम देखेंगे पाश्चात्यकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पाश्चात्यकरण की विशेषता में जो सबसे पहली विशेषता हम बात करते हैं वो है नैतिक शून्यता, अर्थात इथिकल न्यूट्रल। अर्थात यह बताता है कि पाश्चात्यकरण हुआ है। पाश्चात्यकरण जो परिवर्तन है पश्चिमी देशों के कारण क्या हुआ है इसकी बात करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि यह जो परिवर्तन है वह समाज के लिए अच्छा है अथवा बुरा है। केवल यह बताता है कि पश्चिमी व्यवहार का जो अनुसरण है जो आप कर रहे हैं वह पाश्चात्यकरण है। दूसरा हम कहते हैं यह एक व्यापक अवधारणा है या विस्तृत अवधारणा है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। अर्थात जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है एम एन श्रीनिवास कहते हैं यह बहुत अधिक व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है। वे सभी परिवर्तन जो पश्चिम के परिणाम स्वरूप आए हैं, चाहे वे भौतिक अथवा अभौतिक संस्कृति का विषय हो, इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात तकनीकी, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, धर्म, परिवार, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, यातायात, संचार के साधन सभी पश्चिमीकरण से प्रभावित होने पर इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात हम कहते हैं वैज्ञानिक अवधारणा या साइंटिफिक कंसेप्ट। यह अच्छे और बुरे का मूल्य, लक्षण आदि की विवेचना नहीं करता है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है। यह केवल यह बताता है कि सही क्या है और क्या परिवर्तन हुआ है, अच्छा और बुरी की बात नहीं करता है। यही एक वैज्ञानिक अवधारणा की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट कहते हैं हम जटिल एवं बहुस्तरीय अवधारणा। जटिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी जगह पर समान नहीं था और इसका स्वरूप भी है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग हम देखते हैं। सभी जगह पर पश्चिमीकरण की जो गति थी वह भी असमान गति देखने को मिलती है हमको। तो हम कहते हैं कि यह जटिल अवधारणा का है, क्योंकि कुछ लोगों ने जैसे भोजन जो था उसको अपनाया, कुछ लोगों ने भौतिक सुख सुविधाएं थी, साधन थे, उनको अपनाया, कुछ लोगों ने उनके साहित्य को अपनाया, कुछ लोगों ने उनकी मूल्यों को अपनाया, कुछ लोगों ने उनकी किसी भी चीज़ को नहीं अपनाया। तो एक जटिल है कि हम यह नहीं निश्चित रूप से कह सकते कि कौन से लोगों ने किन किन चीज़ों को अपनाया होगा, कौन से मूल्यों को अपनाया होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं पश्चिमीकरण या पाश्चात्यकरण की जो विशेषता है वह चेतन या अचेतन प्रक्रिया के साथ में जुड़ी हुई है। चेतन, जब जानबूझ करके किसी चीज़ को हम अपनाते हैं तो हम कहते हैं यह चेतन प्रक्रिया है। तो चेतन प्रक्रिया के अंतर्गत फैशन का तरीका है, उनका रहन सहन है, फर्नीचर है, जो भौतिक चीज़ें दिख रही है हमको बाहरी रूप में और जिनको हम जानबूझ करके अपना रहे हैं तो वह चेतन है। अचेतन दैनिक जीवन के जो व्यवहार है, जैसे अभिवादन का जो तरीका था उनका, उसको हमने अपना लिया। हम नमस्कार या पैर छूने की जो परंपरा है उसको छोड़ करके गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो का जो तरीका हमने अपनाया, ये अचेतन है। दैनिक जीवन के अंतर्गत, रूटीन के अंतर्गत हमने इसको अपना लिया और हमें यह पता भी नहीं पड़ता कि हमने कब इन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। नेक्स्ट हम कहते हैं पाश्चात्यकरण के अनेक प्रारूप जो हैं वह यहाँ पर विद्यमान हैं। भारत में चूँकि ज़्यादातर समय तक ब्रिटिश शासन रहा, इसलिए भारत में जो ब्रिटिश मॉडल है पाश्चात्यकरण का उसको हम देखते हैं, जबकि विश्व में अन्य जगह पर अमेरिकन मॉडल देखने को मिलता है, कहीं पर ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, कहीं पर कनाडा मॉडल है। अगर हम भारत की बात करें तो गोवा और पुडुचेरी के अंतर्गत हमको पोर्टुगीज़ जो है, पुर्तगाली जो है, उनका शासन वहाँ पर लंबे समय तक रहा। तो उनका जो प्रारूप है, उनका रहन सहन, जीवन, कल्चर जो है, उसका प्रभाव हमें वहाँ पर अधिक दिखाई देता है, तो हम उसके साथ में इसको जोड़ते हैं। भारत में पाश्चात्यकरण मुख्य रूप से इसके 3 एस्पेक्ट या 3 पक्ष जो हैं वो भारत में हम देखते हैं। व्यवहार संबंधी पक्ष, ज्ञान संबंधी पक्ष और मूल्य संबंधी पक्ष।
सबसे पहले देखें व्यवहार संबंधी जो पक्ष है उसकी चर्चा हम करते हैं। इसके अंतर्गत खान पान, वेशभूषा और नृत्य से जो संबंधित परिवर्तन जो आए हैं उसकी हम बात करते हैं। अंग्रेज जो थे अब उच्च पद पर आ गए और ब्राह्मण जो थे वह सामाजिक संरचना में दूसरे स्थान पर चले गए। अगर हम पहले की बात करें तो ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर हुआ करते थे, लेकिन अब जो सामाजिक संरचना आ गई उसके ऊपर शासक वर्ग जो हो गया वह ब्रिटिशर्स या अंग्रेज हो गए, तो वह उच्च पद पे हो गए और सामाजिक संरचना के अंतर्गत ब्राह्मण जो थे वह नीचे वाले पद पर आ गए। उच्च अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाले जो लोग थे वो गांव को छोड़कर मैसूर या शहर जाने लगे और जो कृषक थे वे भी अब नौकरी करने लगे। ब्राह्मणों ने अंग्रेजी मूल्यों को और प्रथाओं को आत्मसात तो नहीं किया, परंतु निम्न जातियों ने ब्राह्मण के मूल्यों और प्रथाओं के स्थान पर पश्चिमी मूल्यों को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। मैसूर के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्राह्मण जो थे वो पहले सिर पर बाल रखते, सिर मुंडाते थे और चोटी रखते थे केवल, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों के संपर्क में आए तो उन्होंने अपना जो सिर मुंडाने की जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया और अब वे सिर के ऊपर बाल रखने लगे। इसी तरह से जो वेशभूषा थी वह परिवर्तित हो गई। उन्होंने जनेऊ का जो धारण था उसको बंद कर दिया। पवित्रता की जो भावना उनके साथ में जुड़ी हुई थी उस कमज़ोर हो गई। अब जमीन पे बैठ कर के भोजन करने के स्थान पर वह टेबल कुर्सी का प्रयोग करने लगे। भोजन के अंतर्गत जो वस्तुएं वर्जित थी उन सभी का प्रयोग जो है अब वो वहाँ पर देखा जाने लगा और धीरे धीरे मांस और मदिरा का भी प्रयोग वहाँ पर बढ़ता चला गया। ज्ञान संबंधी पक्ष दूसरा जो है उसकी अगर हम बात करें तो हम इसके अंतर्गत साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान में जो वृद्धि है उसको यहाँ पर जोड़ करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से नवीन शिक्षण संस्थाओं का उदय हुआ, यातायात और संचार के साधनों का विकास हमको देखने को मिलता है। नवीन नौकरी को अपनाया ब्राह्मणों ने भी, नवीन नौकरी को अपनाया, ब्राह्मणों ने भी इसको अपनाया। मुसलमानों के अंतर्गत हम देखें तो दो वर्ग जो थे वो वहाँ पर आ गए। एक कुलीन वर्ग था जो अंग्रेजों के आने से पूर्व ही पश्चिमीकरण से प्रभावित दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अगर हम नाम देखें तो सर सैयद अहमद खान जो हैं उनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जो दूसरा वर्ग था वह निम्न जातियों का था जो धर्मांतरण कर मुसलमान बन गए और संस्तरण में निम्न स्थान पर आ गए। ये जो लोग थे ये पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पिछड़ना प्रारंभ हो गए। पश्चिमीकरण से हम देखें तो कुलीन वर्ग की जो संख्या थी उसमें वृद्धि हुई, शक्ति और प्रभाव बढ़ा। तब समाज में परिवर्तन करने का जो कार्य हुआ वह भी वहाँ पर देखा जा सकता है। इस वर्ग ने विभिन्न कुरीतियों के प्रति जो अपनी आवाज़ थी उसको बुलंद करने का कार्य यहाँ पर किया। तीसरा देखें मूल्य संबंधी पक्ष या इम्पैक्ट ऑन वैल्यू कि भारतीय समाज की जो मूल्य अब तक थे उन मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब जो मूल्य आ गए वो मानवतावाद आ गए, समतावाद के आ गए, लौकिकीकरण या सार्वभौमिकीकरण जैसे जो मूल्य थे उनका उदय हुआ। इससे पहले भारत में देखें तो एक धर्म विशेष का जो महत्व था वह अधिक था और उसी के आधार पर कानून व्यवस्था जो थी वो वहाँ पर जुड़ी हुई थी। लेकिन अब मानवतावाद को महत्व दिया जाने लगा, समानता की बात की जाने लगी, सभी की स्वतंत्रता की बात जो है वो वहाँ पर की जाने लगी। भारतीयों ने अपने सभी मूल्यों को नहीं त्यागा। मुख्य रूप से उन्होंने अपने किसी तीज, त्योहार, उत्सव, मेले आदि को नहीं त्यागा। उनको वह पहले की तरह ही उत्साह के साथ में मनाने में लगे रहते थे। अब जो धार्मिक अंधता थी या अंधविश्वास की जो व्यवस्था यहाँ पर थी उसके जगह पर तर्कवाद का विकास होना प्रारंभ हुआ। अब व्यक्ति तार्किकता के साथ में किसी भी चीज़ को स्वीकार करना चाहता था। समूहवाद की जगह पर व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई। पहले भारतीय समाज के अंदर देखें तो समूह हित को महत्व दिया जाता था, समूह का हित ही सर्वोपरि होता था। लेकिन अब यह समूह हित सर्वोपरि न होकर के व्यक्तिवादिता महत्वपूर्ण हो गई। व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के साथ में जुड़ गया। आध्यात्म की जगह पर तार्किकता आ गई। जो आध्यात्मिक संस्कृति हमारी थी
उसके स्थान पर तार्किक और भौतिकवादी जो संस्कृति थी उसने अपना स्थान यहाँ पर बना लिया। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो मूल्य थे वो इन तीन व्यवहार पक्षों के ऊपर हमारे जो हैं पाश्चात्यकरण ने भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पाश्चात्यकरण का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण में क्या अंतर है। थैंक यू।